गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट लेसन जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे लेसन का नाम जो है वो है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। तो जैसे कि नाम है हमारे लेसन का, क्या बता रहे हैं मोठे होत असलेल्या मुलांनो, मतलब कि जो यंगस्टर्स है खास करके न्यू जनरेशन है ना, उनके लिए, यूथ के लिए कुछ एक्सपीरियंस जो है लेखक ने अपने साथ शेयर किए हमारे साथ। तो जैसे कि इसको स्थूल वाचन कहा जाता है मराठी में, रैपिड रीडिंग जिसको हम लोग कहते हैं। और जैसे कि दिख रहा है कि हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिल काकोडकर। तो ये हमारे लेखक हैं जिनका जन्म है 1943, मतलब 1943 का जन्म है उनका। जैसे कि तुम गूगल पे अगर आप लोग सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाएगी, जैसे ही आप उनका नाम टाइप करोगे गूगल पे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ये कौन है, कि न्यूक्लियर रिसर्च जो है, एटॉमिक रिसर्च जो है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत फेमस ऐसे साइंटिस्ट है वो। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ आहेत, है ना। जैसे कि मैं बताया मैंने कि इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसको कहा जाता है, जाने माने साइंटिस्ट है वो। भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत, और जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके वो क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, मतलब जैसे कि चेयरमैन, जैसे आप जो भी बोलो। भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित आहेत ते। तो हमारे भारत सरकार के जो मेन मतलब जिनको बहुत ज़्यादा किसी को सम्मान देना चाहता है सरकार, जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने सम्माननीय काम किए हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उन में से एक जो सम्माननीय पारितोषिक पुरस्कार जो है वो पद्म विभूषण है, जो हमारे लेखक हैं उनको मिला हुआ है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। तो जैसे कि मैंने कहा कि यंगस्टर्स, यूथ के लिए उन्होंने ये खास करके ये जो पत्र है वो लिखा हुआ है ना। उनका जो ये लेटर लिखने का पर्पज़ ही वही था कि ये जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेअर करें। डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। तो मतलब जो भी बार्क, ये जो बार्क क्या है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगी। तो इनमें इस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो था उसमें उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे, वो उन्होंने यहाँ पे हमें बताए। जो कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून होत असते। बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले एकदम से आपको बड़ा काम नहीं मिलता, आपको आपको छोटी छोटी चीज़ों से करना पड़ता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने छोटे छोटे काम से ही स्टार्ट किया है, छोटे छोटे फैक्ट्री से, छोटी छोटी कंपनी से उन्होंने स्टार्ट किया है, और तब जाके वो आज इस मुकाम पे है कि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक है आज। तो ऐसे तो वही उन्होंने बताया यहाँ पे। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाही। तो इसीलिए वो बोल रहे कि किसी भी काम को कभी भी छोटा नहीं कहना चाहिए। छोटा नहीं करोगे और कोई भी काम करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी, हर काम करने की आदत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कोई भी काम आपको बड़ा छोटा नहीं लगेगा और आपके काम जो है वो अच्छे से होते रहेंगे, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, ऐसे वो हमें बता रहे हैं। असा संदेश ते या पाठात देतात। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्होंने हमें बताई है। तो देखिए जैसे कि लेसन स्टार्ट करते और वो बता रहे, स्टार्टिंग में अभी लेटर है, लेटर पत्र लिख रहे हैं वो। तो पत्र में स्टार्ट किया उन्होंने कि मोठे होत असलेल्या मुलांनो, उन्होंने जो लेसन का नाम दिया है वही उन्होंने बोला है स्टार्ट ही, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना माय डियर फ्रेंड, वैसे उन्होंने वैसा स्टार्ट किया है। तो वह आगे बता रहे हैं हमें, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे।
मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। तो जैसे कि बता रहे हैं कि अगर मतलब आप मेरे ये एक्सपीरियंस सुनते हो, जो मैंने आपके साथ 2 एक्सपीरियंस मेरे शेयर किए हैं, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी हेल्प होगी स्टडीज़ के लिए भी, और आगे आपके फ्यूचर में आपको किस तरह से करना है, आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को समझ के आप क्या कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, ये भी आप क्या कर सकोगे, डिसाइड कर सकोगे। आपको थोड़ी हेल्प होगी उन दोनों एक्सपीरियंस से। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे 2 अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। तो जैसे कि बता रहे मेरे जो ये 2 एक्सपीरियंस है, 2 इंसिडेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो कहाँ के हैं, तो बार्क क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, जैसे राष्ट्र की सेवा में परमाणु बाप के, जैसे यहाँ पे लिखा है बार्क, BARC, उसका क्या है लॉन्ग फॉर्म, ऑटोमन्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, है ना। ये देखिए, ये है बार्क जो मुंबई में है, सबको पता ही होगा वैसे तो। देखिए कैसे दिखता है ये देखिए, मतलब जो न्यूक्लियर बनते हैं कैसे, मतलब कैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, किस तरह से रिसर्च होता है न्यूक्लियर, मतलब इतना आसान नहीं होता ना चीज़ें करना। तो देखिए किस तरह से कितने सारे लोग यहाँ पे हार्डवर्क करते हैं, तब जाके कुछ बना पाते हैं वो लोग। ये देखिए, तो ये है बार्क, तो समझ में आ गया आपको। तो वहाँ उनका वो क्या था कि वो साइंटिस्ट थे, जैसे आपको पता है। तो जैसे कि उसी फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया है। तो फिर वो जो स्कूल में थे, तो ट्रेनिंग, मतलब उनको एक ट्रेनिंग की तरह उस स्कूल के थ्रू वो वहाँ पे गए थे ट्रेनिंग के लिए, कुछ दिन की ट्रेनिंग थी उनकी। तेव्हाचे आहेत। अरे हो, बार्क म्हणजे काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो। तो देखिए, बार्क हे बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, B फॉर बाबा, A फॉर ऑटोमिक, R फॉर रिसर्च और C फॉर सेंटर। तो इसीलिए उसको, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो बार्क ऐसे बोला जाता है उसको। तो मराठी में जिसको कहा जाता है बाबा अनुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे बार्क, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो उसका शॉर्ट फॉर्म है जो जिसको बार्क कहा जाता है। होमी भाभा यांनी भारतीय अनुसंशोधनाचा पाया घातला। तो जैसे कि सबको पता है, बहुत ही बड़े हमारे इंडिया के बहुत फेमस ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो। तो उनके ही नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसका नाम बना है, नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियर एटॉमिक जो है वो बनाना स्टार्ट किया था, उस पर रिसर्च उन्होंने स्टार्ट किया था, इसीलिए उनका नाम दिया गया है इस इंस्टिट्यूशन को। म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी है ना। और जैसे कि इसी वजह से, क्योंकि बाबा जो है उनकी वजह से ही, होमी भामा जी है उनकी वजह से ये न्यूक्लियर मतलब जो रिसर्च होते थे न्यूक्लियर से रिलेटेड, तो उनकी वजह से हो पाए हैं, उनकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन हो पाया है, इसीलिए उस वहाँ पे उनका नाम दिया है। जैसे कि क्या बता रहे हैं कि अभी ये जो संस्था है, ये जो ट्रस्ट है अभी बहुत ही बड़ी हो गई है। जैसे उन्होंने छोटे से वो स्टार्ट किया था, लेकिन अभी उसका बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में। पण मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। तो जैसे कि बता रहे लेखक, जब मैंने वहाँ पे, मतलब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया तो बस 7 साल कुछ तो स्टार्ट होके हुए थे उस इंस्टीट्यूशन को, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो 7 साल हुए थे सिर्फ, ऐसे वो बता रहे हैं। आम्ही जवळपास 100 मुली होतो। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। तो जैसे कि बता रहे वो कि जब ना हम लोग गए थे वहाँ पे, तो कितने मतलब टोटल हम लोग कितने स्टूडेंट्स थे, तो
50 गर्ल्स थी, 50 बॉयज़ थे, ऐसे टोटल 100 स्टूडेंट्स वो लोग थे। और जैसे कि वो जब वहाँ पे जाते थे ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे जो होमी भाभा जी है वो 3-4 बार आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे। स्फूर्तिदायक मतलब एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जी मिलती थी उनसे, ऐसा पर्सनॅलिटी था उनका। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? तो जैसे कि वो बता रहे कि मैंने उनसे कहा कि हम लोग इतने सारे लोग हैं, मतलब इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज़ हैं और इतने सारे लोगों के लिए यहाँ पे काम है नहीं इतना। ऐसे होमी भामा जी के साथ लेखक ने ये बात शेअर की। पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? तो सबके लिए इतना काम तो यहाँ पे है नहीं, ते म्हणाले तुम्ही त्याची काळजी का करता? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत रहा। तो जैसे कि बाबा जो है उन्होंने आंसर दिया कि आप लोग उन सब का टेंशन मत लो, वो सब मत सोचो, आप क्या करते रहो, आप रिसर्च करते रहो, है ना। संशोधन करत राहा मतलब रिसर्च करते रहिए आप। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार नका करू, है ना। तो जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अगर तुम जो रिसर्च कर रहे हो उसके लिए कितना खर्चा होगा, सरकार कितना खर्चा हमें देगा क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में तुम मत सोचो बिल्कुल भी, ऐसे वो कह रहे हैं। तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा, तो बोल रहे हैं। अभी जैसे कि लेखक ने उनको बताया था कि हमारे लिए तो काम ही नहीं है इतना, इतने सारे लोग हैं हम लोग। तो वो बता रहे कि आप लोग खुद का काम, जो खुद का वर्क, आप लोग खुद क्या करो, निर्माण करो, खुद बनाओ अपना काम कि क्या करना है मुझे, ये खुद डिसाइड करो। और वो डिसाइड करके आप खुद अपना काम निर्माण करो, तैयार करो कि मुझे करना क्या है। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा। बॉसने सांगितलं तेवढंच काय काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नहीं असं समझाइए, हे चूक आहे। तो बाबा जी जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर किया। क्या बोला कि कभी भी हमें खुद का काम जो है ना, हमें खुद समझना चाहिए कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमारे लिए क्या काम हो सकता है और हम क्या काम कर सकते हैं। अगर हमें हमारा बॉस जो है वो काम देता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस हमारे लिए कोई काम है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो खुद भी हम लोग अपने लिए काम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक तरह का काम ढूंढ सकते हैं कि क्या हो सकता है काम मेरे लिए, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। और ये जो खुद मतलब ये जो डिसाइड करना कि नहीं नहीं मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, तो ये बहुत ही रॉन्ग है, ऐसा वो बोल रहे हैं। की प्रवृत्ति गेली पाहिजे। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है, मतलब ऐसा सोचना कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मुझे बॉस ने तो कोई काम नहीं दिया है। तो ये जो नेचर है इंसान का, ये ही बहुत रॉन्ग है। तो ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और काम जो है हमारे क्रिएट करते रहने चाहिए। जो भी वर्क जो होता है वो क्रिएट करना चाहिए इंसान को अपने आप, ऐसे वो बता रहे हैं। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे, पण अंतिमतः स्वतःचंच स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि क्या बताया है कि इस तरीके से जो बात उन्होंने कही वो बात एकदम उनके दिमाग में फिट हो गई थी, है ना, हमेशा के लिए। कि हमें क्या होता है, मतलब ये जो एक क्या बोलेंगे, फ्रेज़ बोलेंगे उसको, कंसेप्ट बोलेंगे, स्काई इज़ द लिमिट जो है, तो ये असलियत में स्काई इज़ द लिमिट क्या है, ये मुझे समझ में आ गया ये बात। और भी बातें, बहुत सारी बातें, मतलब स्वानुभव मतलब क्या, खुद के एक्सपीरियंस से वो बता रहे कि मुझे बहुत सारी बातें मेरी क्लियर हो गई और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी समझ आ गई कि हर जगह हम लोग
किसी ना किसी का सपोर्ट हमें चाहिए होता है, किसी ना किसी की हेल्प हमें चाहिए होती है। तो वो सारी बातें हम लोगों को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, है ना। 8-10 साल तक हमें कोई हमारे जो पेरेंट्स हैं खुद के, वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर हमें खुद की चीज़ें खुद बनानी पड़ती है, खुद के मार्ग, खुद के वेज हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो जैसे कि बता रहे हैं हमें क्या करना है, हमेशा अपने रास्ते खुद ढूंढने, अपने काम खुद करने और हर छोटा मोटा काम करते रहना है, ताकि आपके बड़े बड़े कामों में आपको अच्छी सफलता मिले, है ना। अच्छी एनर्जी के साथ आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको आगे ज़रूर उसमें अच्छा सक्सेस मिलेगा। यही यहाँ पे हमें लेखक इस इंसिडेंट के थ्रू बता रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक एक्सपिरियन्स वो बता रहे हैं की आता दुसरा अनुभव सांगतो। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बाकमध्ये इंजीनियर म्हणून ज्वाइन झालो। तो जैसे कि जहाँ पे ट्रेनिंग किया उन्होंने, उसी जगह उन्होंने अपने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा और बस वो जॉब उनको मिल गई, तो ॲज अ इंजिनियर उन्होंने वहाँ पे ही जॉइन कर लिया। तेव्हा तेथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। तो जैसे कि एक प्रोसेस है जिसको मेटलाइजिंग प्रोसेस कहा जाता है, तो उस पर उनको काम करने के लिए सबसे पहले उनको वही काम दिया और वही उस पर काम करना है आपको, ये कहा गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामुग्री होती, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे। अभी देखिए, तो इससे पहले इस जो भी उनको वर्क मिला था उस पर किसी ने काम नहीं किया था, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे। और जैसे कि बताया उन्होंने कि आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, है ना, कि इससे पहले क्या था, मशीन थे, बहुत सारी मशीन्स में वो होता था, पण कोणीही ती वापरली नहीं और फिर किसी ने उसको यूज़ भी नहीं किया था। लेकिन फिर मैंने बोला मैं करूँगा वो काम, लेकिन इसके लिए मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फोरमन चाहिए, ऐसे 2 लोगों की मुझे ज़रूरत है इस काम के लिए। तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल। तो फिर उनको बताया गया कि आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल सकती ऑफिस की तरफ से, जो कुछ करना है, जैसे करना है, इस प्रोसेस को आपको अकेले को ही कंप्लीट करना है, ऐसे उनको बताया गया। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम मी पूर्ण केलं, है ना। कि मेरे जो वरिष्ठ सीनियर्स, कि हाँ मुझे सीनियर्स ने जो बताया है उसको मुझे फॉलो करना है ना। उनकी जो भी बात है मुझे अच्छे से सुननी है और अच्छी तरीके से अपना काम करना है। मग त्यांनी त्या कार्याची व्याप्ती वाढवली, हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं आता सांग तुला काय पाहिजे। तो उसके बाद जैसे कि वो बता रहे उन्होंने वो जो वर्क था, वो जो प्रोसेस था उसका ना उसका वो जो प्रोजेक्ट था उसको बढ़ा दिया कि पहले वो छोटा सा था, उसका जो भी काम था, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं इससे बड़ा भी वो प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वैसे उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है वो उसको बड़ा किया, कि उसको बढ़ा दिया कि नहीं ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने उस वर्क को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद उनको बताया गया कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और फिर एट लास्ट उनसे पूछा कि अब बोलिए आपको क्या क्या चाहिए। तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि लेखक जो है वो बहुत ही अच्छे से सिंसियरली अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं, अपने काम को पूरा करने की कोशिशें वो कर रहे, ट्राई कर रहे, धड़पड़ का कोशिशें करना, बहुत हार्डवर्क मेहनत वो उसके पीछे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको बोला गया कि अब बोलो आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा, वेल्डर भी मिलेगा, फोरमन भी मिलेगा और क्या चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन। तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं। तो जैसे ही मैंने उनको आंसर किया, लेखक ने उनको आंसर किया
कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपना सारा काम कर रहा हूँ, अभी मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं और मैं अपने आप सारा काम जो है वो कर लूँगा। तो उन्होंने फिर आंसर किया कि देखिए, इसीलिए आपको कुछ नहीं दिया गया था क्योंकि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, और ये जो नेचर होता है, इसी नेचर की वजह से ये जो काम है ये अभी तक अधूरा ऐसे ही पड़ा था, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो, और इसी वजह से हम लोगों ने आपको वेल्डर और फोरमन नहीं मतलब प्रोवाइड किए। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे। फिर उसके बाद उनको कहा गया कि अब क्या करो, आप जितने चाहिए लोग आपको हेल्प के लिए तो आप ले सकते हो, जितने भी हेल्पर आपको चाहिए आप ले सकते हो। आता ते तुझं ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलं आहे तू हे करू शकतोस। आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो। अभी जैसे कि बता रहे हैं वो कि क्या इसके पीछे मतलब क्या था, उनका पर्पस क्या था, कि वो क्या चाहते थे, कि ये चाहते थे कि लेखक पहले वो काम सीख ले, अच्छे से वो काम सीख ले, और उसके बाद उनको पता चले कि वो काम किस तरह से करना है, क्या करना है, उसकी सारी छोटी मोटी बातें उनको पता हो। फिर उसके बाद जब इंसान को खुद उस काम के बारे में पता होता है, जानकारी होती है, तभी तो वो दूसरों से करा सकता है ना वो काम, तभी तो वो दूसरों को बता सकता है कि किस तरह से करना है, जो भी हेल्पर उनके पास होंगे उनको। तो यही उनको कोई भी हेल्पर पहले ही प्रोवाइड ना करने का रीज़न ही यही बताया यहाँ पे, कि इसकी वजह ये थी कि वो पहले वो काम सीखे, वो जाने वो काम है क्या, कैसे करना है, कैसे किया जा सकता है, किस तरह से कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले सीखी, जानी, और फिर उसके बाद ऑफिस ने उनको फिर बोला कि आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। अभी आपको जितने हेल्पर्स चाहिए वो उतने हेल्पर्स आपको मिलेंगे, और अभी ये लोग जो भी आपके अंडर काम करेंगे, ये लोग आपका काम देखा है इन्होंने कि आपने किस तरह से किया है, तो अभी ये आपकी बात सुनेंगे भी। अगर आप न्यू ज्वाइन होते हो कहीं पे और एकदम से ऑर्डर करते हो किसी पे, तो फिर वो लोग नहीं सुनेंगे। और जब आप देखते हो, मतलब वहाँ के लोग देखते हैं आपको कि आप काम करते हो, ये सारी चीज़ें आपको आती है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तब लोग आपकी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं, रिस्पेक्ट आपका और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जैसे की बता रहे हैं, तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। तो लेखक बता रहे कि आज भी मेरी लाइफ में ये दोनों इंसिडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने उन दोनों इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखा है। यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल। जैसे कि बोल रहे हैं कि अभी तो तुम छोटे हो, लेकिन अगर फिर भी तुमने ये कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्या लेखक कहना चाहते थे, वो क्या किस बात को हमें समझाना चाहते हैं, ये चीज़ें अगर आपने अभी समझ ली तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है, ऐसे वो बता रहे हैं। याची मला खात्री आहे। तो ये उनको लगता है, वो बहुत मतलब श्योर है कि इसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा लाइफ में, आपको हेल्प होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने समझा होगा, तो आपको स्टडीज़ में भी इसी का फ़ायदा होगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।